नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में मैं विज्ञान प्रकाश। हम बात करेंगे प्याज की। महंगाई की बात तो आपको पता है, इस प्रोग्राम में कितनी बार और कितने सालों से उठाता आया हूं। कितनी बार हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे देश के प्रधानमंत्री ने अलग अलग तारीखें दी हैं। मतलब उनको कल सुबह जो है वो रेड फोर्ट से स्पीच देनी है, तो उन्होंने बहुत सारी तारीखें दी है प्रधानमंत्री साहब ने बताने के लिए कि महंगाई कैसे कैसे कम होगी। लेकिन हम चर्चा करेंगे प्याज की। प्याज के साथ मैं कोशिश करूंगा अपने तजुर्बे के कुछ पुराने किस्से भी आपको बताने की। बड़ा प्याज का एक मूल मंत्र मैं आपको बताता हूं आज, और जरा ध्यान से इसको सुनिएगा कि प्याज क्या क्या सकता है। प्याज जब हम लोग घर में अपने हाथ से काटने की कोशिश करते हैं तो वो आंखों से हमें रुला देता है। वो पॉलिटिकल क्लास को, सत्ताओं को और नेताओं को किस तरह से रुला सकता है, हम इसकी बात करेंगे। प्याज का मूल मंत्र आपको बताता हूं कि प्याज की कीमत अपने देश में महंगाई और साथ ही हमारे नेताओं की काबिलियत का भी पैमाना तय करती है। ये बहुत बड़े शोध करने वाले लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने बात कही है कि प्याज की जो कीमत होती है वो अपने देश में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन और साथ ही हमारे नेताओं की काबिलियत का पैमाना भी तय करती है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्याज और प्याज के मसले पर सरकारें गई, और यह बड़ी पुरानी बात है। जरा देखते हैं, हम शुरू करते हैं कि सरकारों का, जब प्याज के दाम ऊपर हुए तो सरकारों का क्या हाल हुआ। 1998 विधानसभा चुनाव में प्याज की कीमत सबसे बड़ा मुद्दा था। यह दिल्ली के 1998 के विधानसभा चुनाव थे। मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी आज प्याज का मुद्दा उठा रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि बीजेपी का दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत खराब प्रदर्शन हुआ। ये 1998 की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। 1998 के बाद आज तक दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट लौटकर नहीं आ पाई। मतलब अगर 1998 को मैं याद करूं एक रिपोर्टर की हैसियत से, तो ये वो सरकार थी जिसको के बारे में कहा गया कि ये प्याज की वजह से चली गई ये सरकार। सुषमा स्वराज जो है ये बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, मेरे पास एग्जैक्ट समय भी है, लेकिन ये उस वक्त चीफ मिनिस्टर थी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। कहा प्याज जो है वो बहुत बड़ा मसला था। 1998 में दिल्ली राज्य के बनने के बाद पहली बार कांग्रेस अपनी सरकार बना पाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। ये प्याज पॉलिटिक्स का इंपैक्ट क्या होता है, असर क्या होता है, वो मैं बता रहा हूं। और तब से लेकर आज तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, तो एक बड़ी सरकार का उदाहरण मैं 1998 का दे रहा हूं। अब मैं, क्योंकि ये 3 राज्य हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं 3 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है। सो मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। इन्हीं राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होना है, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 1998 में ही मध्य प्रदेश में तमाम मुश्किलों के बाद भी कांग्रेस दोबारा अपनी सरकार बना सकी। 98 में कांग्रेस स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थी मध्य प्रदेश में, लेकिन जो प्याज का इंपैक्ट नजर आया कम से कम उत्तर भारत की राजनीति में, उसकी वजह से कांग्रेस जो है वो वापस सत्ता में काबिज हुई मध्य प्रदेश में। 1998 राजस्थान में 8 साल के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी। प्याज का डेफिनेटिव इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी की उस समय की पॉलिटिक्स पर यह रहा कि बीजेपी को किस स्तर का नुकसान हुआ। एक और घटना मुझे याद है कि सन 2000 में नासिक में बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन पर वहां के किसानों ने प्याज फेंका था। इतनी अनपॉपुलर थी उस समय की सरकार प्याज की वजह से। तो आप समझ रहे हैं मैं किस पॉलिटिकल पॉइंट को रख रहा हूं। मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि यहीं पर इलेक्शंस हैं। राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में ही इलेक्शन है। 1998 में क्या हुआ। अब एक इतिहास की बड़ी बढ़िया आपको घटना सुनाते हैं। 1980 के चुनाव के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1980 का जो चुनाव था, वो चुनाव मिसेस गांधी उससे वापस आई। इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो सरकार नहीं रही, लेकिन 1980 के इलेक्शन को भी प्याज का चुनाव माना जाता है कि प्याज की वजह से ये इलेक्शन जो है वो जीता और हारा गया। 1981 में 1981 में क्या हुआ पार्लियामेंट में, लोक दल के सांसद रामेश्वर सिंह सदन में प्याज की माला पहनकर आ गए।
1981 की आपको, बल्कि अगर आप को और मैं प्रिसाइसली बताऊं और सही बताऊं, ये विंटर सेशन था पार्लियामेंट का और ये नवंबर 1981 की घटना है। प्याज हाथ में लेकर कांग्रेस एस के सांसदों ने संसद में विरोध किया। जब उन्होंने संसद में विरोध किया, 1981 की ये घटना है, तो सांसदों ने प्याज हाथ पर रखा था। सभापति के डेस्क पर, जो सभापति थे उनके डेस्क पर जाकर इन सांसदों ने 1981 में नवंबर का ये विंटर सेशन था, प्याज रख दिए। उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात है, यह बहुत गलत हुआ कि सभापति अपने साथ प्याज ले गए। यह बात पर यह रिमार्क था, इसको मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा गया होगा। ये पीलू मोदी जो सांसद थे उन्होंने कहा। पीलू मोदी ने कांग्रेस सांसद राव बीरेंद्र सिंह को 100 रुपए की पेशकश की। ये पीलू मोदी ने राव बीरेंद्र सिंह को 100 रुपए की पेशकश की और पीलू मोदी ने कहा कि अगर प्याज 2 रुपए किलो है तो राव बीरेंद्र सिंह 50 किलो प्याज ला दें। ये संसद की कार्रवाई में 1981 के नवंबर के विंटर सेशन की आपको बता रहा हूं, तो संसद में हुआ। रामेश्वर सिंह ने सभापति के डेस्क पर प्याज के लिए 1300 रुपए रख दिए। रामेश्वर सिंह जो कि प्याज की माला पहनकर आए थे, उन्होंने 1300 रुपए रख दिए। सांसद हरि सिंह नलवा ने सस्ते में प्याज देने का वादा किया। यह 1981 के हिंदुस्तान की संसद की तस्वीर बता रहा हूं। और हरि सिंह ने, ध्यान से आप सुन रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, हरि सिंह ने सभापति के डेस्क से 1300 रुपए जो है वो उठा लिए। और उसके बाद ये घटना हमेशा याद की जाती है और हमेशा कहा जाता है कि 1980 को, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि 1980 को अनियन इलेक्शन भी कहा जाता है। उस समय के तमाम एनालिस्ट और जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने उसको लिखा था। तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट पर प्याज का क्या असर होता है, इसकी कुछ घटना मैं आपको बताता। अब ये असर जैसे बीजेपी के खिलाफ हुआ, आज ये कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आज जो प्याज की कीमत और हालात है, इसके लिए एक बड़ा वर्ग कांग्रेस को जिम्मेदार मानता है। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलाने की कोशिश करूंगा और इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ विजय गोयल साहब मौजूद हैं, दिल्ली और प्याज की पॉलिटिक्स और बीजेपी को क्या नुकसान हुआ, विजय गोयल साहब से बेहतर कौन जानता होगा। आज ये नुकसान हो सकता है कांग्रेस के हिस्से में आ जाए। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस को बहुत केयरफुल रहना होगा। प्रवीण झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं तमाम कागज मेरे मेज पर पड़े हुए, इसलिए मैं एक पुराना किस्सा बता रहा था कि प्याज को जरा लाइटली न ले इंडिया का पॉलिटिकल क्लास जो है। मेरे साथ देवेंद्र शर्मा साहब मौजूद हैं। आप सब जानते हैं देवेंद्र को, एक रिनाउंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, जो कि सीपीएम के लीडर हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो। और मेरे साथ सोमपाल शास्त्री साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और मेंबर रहे हैं प्लानिंग कमीशन के। विजय गोयल जी, मैं आपसे शुरू करूंगा कि बड़ी दिलचस्प कहानी है प्याज और सियासत की। आज जो स्थिति प्याज की बनी है, ये सियासत किसी पर भी भारी पड़ सकती है। अभियान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्याज देश के अंदर एक महत्वपूर्ण सब्जी कहिए, जिसको कि गरीब आदमी जिससे जुड़ा हुआ है। 2 वक्त की रोटी आदमी आराम से प्याज के साथ खा लेता है। मध्यम वर्गीय और लगभग हर भोजन के अंदर प्याज पड़ता है जी। इसलिए प्याज तो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जी। और इसलिए आप जो प्याज की पॉलिटिक्स बता रहे हैं वो अकेले प्याज की नहीं है। देश के अंदर जब इतनी महंगाई आ गई है, इन्फ्लेशन रेट 2 डिजिट के अंदर चला गया यूपीए की सरकार में, जो कि एनडीए की सरकार में 5 से भी नीचे था। उस समय के ऊपर प्याज का महंगा हो जाना और 100 रुपए तक पहुंच जाना, 80 से 100 रुपए तक पहुंच जाना। विजय जी, अभी भी आप कहेंगे 5% से नीचे था। मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्याज के चक्कर में आपकी सरकारें गई है। तो ये एनडीए ही था, ये बीजेपी की सरकारें गई थी। प्याज मैं एनडीए की सरकार बता रहा हूं, हमारी बात करूंगा मैं। हाँ जी प्लीज। हमारी 1998 की दिल्ली के अंदर सरकार प्याज के ऊपर गई थी। और मैं समझता हूं कांग्रेस को भी प्याज भारी पड़ने वाली है।
अभी कांग्रेस जनता को प्याज के आंसू रुला रही है, फिर जनता का नंबर आएगा 3-4 महीने के अंदर, जब वो कांग्रेस को बताएगी। पर सवाल यह है कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं जी? इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग, कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है जी। अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर ही हमको निर्भर रहना है हमेशा, तो फिर सरकार नाम की चीज क्या होती है जी? सरकार को यह चाहिए था पहले से, आजकल आपके पास वेदर फोरकास्ट है, आपको मालूम है देश में कौन सी चीज कितनी बोई गई है, कितनी मात्रा में बोई गई है, हमारी डिमांड क्या है, हमारी सप्लाई क्या है। उसके बाद भी आप एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, तो भाई आप क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? सरकार का काम ही ये प्लानिंग है। मैं अभी यार एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक छोटा सा दुकानदार भी कैसे प्लानिंग करता है, उसको मालूम है इस बार बरसात के अंदर मेरे कितने छाते बिकेंगे, वो दुकान में उतने छाते लेके आता है। सर्दी के अंदर उसको मालूम है कि मेरे कितने एसी बिकेंगे, हीटर बिकेंगे, वो उसी हिसाब से लेकर आता है। वो भी सब चीजों के पूर्वानुमान करता है, मौसम के करता है, ग्राहकों से पूछता है, सब चीजों को देखता है। पर सरकार को जनता की चिंता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट संवेदनहीन है। उसने जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया है कि जो होगा उसके बाद बयान दे देंगे, जाएंगे शरद पवार के पास, कहेंगे एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए। क्या एक्सपोर्ट बंद करने का रिजल्ट उसी समय आ सकता है क्या? या इंपोर्ट करने का रिजल्ट उसी समय आ सकता है क्या? सरकार कल को कहेगी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पर इंपोर्ट कितने महीनों के अंदर आएगा ये किसी को मालूम नहीं। आम जनता को पहले तो आप जख्म लगाते हैं, फिर जख्म के ऊपर प्याज छिड़क देते हैं, तो आप समझिए कितना ज्यादा लोग परेशान होंगे। वो कांग्रेस की, केंद्र की, दिल्ली की सरकार को माफ नहीं करेंगे, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से कहना है। क्योंकि खाली प्याज नहीं, टमाटर, आलू सब चीजें महंगी हो चुकी है। ठीक है, खाली प्याज नहीं, टमाटर, आलू सब चीजें महंगी हो गई, और दिल्ली के नेता सीखें जो बीजेपी के साथ हुआ था 1998 में। ठीक है, अब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर सुनाना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य का एक कोट है, उसके बाद मैं सीधे प्रवीण झा, देवेंद्र शर्मा साहब के पास आऊंगा। ये अंग्रेजी में, इसको मैं हमेशा की तरह ट्रांसलेट कर दूंगा। अनियन इज द ओनली वे इन्फ्लेशन इज अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। प्याज ही अकेली वो चीज है जिससे आम आदमी महंगाई को समझ पाता है। टू अफोर्ड और नॉट अफोर्ड अनियन इज हाउ पॉवर्टी इज अंडरस्टूड अक्रॉस द कंट्री। यानी कि आप प्याज की कीमत से प्याज को खरीद सकते हैं बाजार से या नहीं खरीद सकते बाजार से, इससे पूरे देश में लोग अपनी हैसियत और महंगाई को समझते हैं। जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा। अ careless government has turned deaf and opposition thinks it has enough to bring it back to par। एक सरकार जो कि ढुलमुल है, वो इस मसले पर बहरी हो चुकी है, हैज टर्न डेफ, और विपक्ष ये सोचता है कि ये वो मुद्दा है जो उनको सत्ता में वापस लेकर आएगा। ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर को मैं कोट कर रहा हूं यहां पर। आखिरी लाइन में कहा जाता है कि द हम्बल अनियन कुड डीप फ्राई द इंटायर पॉलिटिकल क्लास। यानी कि ये जो मासूम प्याज है ना, ये भरता बना सकता है, फ्राई कर सकता है पूरे पॉलिटिकल क्लास को। तो ये ऑपोजिशन और विपक्ष का मसला नहीं। प्रवीण, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है प्याज को लेकर के। हर आदमी सोचता है यार इनके समय में प्याज बढ़ गया, अब हम वापस आ जाएंगे। निश्चित तौर पे, जैसा आपने पहले ही कहा कि प्याज जो है वो एक तरीके का मेटाफर है, एक जो इन्फ्लेशन, आम आदमी की महंगाई के दर्द का मेटाफर है। बिल्कुल, वो उनका जो एक बैरोमीटर कह लीजिए, क्योंकि उसकी एक तरह से प्रतीकांक उसका जो होता है, सूचकांक जो भी मान लीजिए, जैसे हाँ, सब लोग आपकी तरह, सब लोग आप और देवेंद्र शर्मा की तरह एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट नहीं है ना। आम आदमी मेरी तरह है, तो उसको ये लग रहा है कि भाई प्याज कितना महंगा हो गया। बहुत लोग स्टॉक मार्केट का सूचकांक देखते रहते हैं। आम जनता जो है उसके लिए प्याज, वो आलू प्याज टमाटर का सूचकांक देखती है, वो सूचकांक है। तो निश्चित तौर पे वो एक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उनके जीवन में, उनकी सोच में और उनकी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में। तो निश्चित तौर पे जैसा आपने बताया कि और दोनों साइड्स को नुकसान हो सकता है। ये जो मिसकैलकुलेशन होता है कि साहब इनके समय में प्याज बढ़ गया तो हम सत्ता में आ जाएंगे, ये मिसकैलकुलेशन। देवेंद्र शर्मा, आपको लगता है कि ये जो प्याज की पॉलिटिक्स है, इसको पॉलिटिकल क्लास मिसअंडरस्टूड कर जाता है, समझ नहीं पाता? ये बड़ी दर्द भरी है।
देखिए, आपने जो शुरू में इतना अच्छे विस्तार से समझाया, मुझे लगता है कि वो एक इंडिकेशन था, बहुत स्पष्ट था कि प्याज को किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ पाती हैं, स्पेशली जो रूलिंग क्लास होती है। और एक तरह का ये बैरोमीटर है कि आम जनता के लिए कि भाई सारी जो इन्फ्लेशन है उसको दर्शाता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये सच्चाई है। और इसके अलावा भी आज अगर हम देखें तो मुझे ये नजर नहीं आता कि पिछले 9 साल से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी सरकारें जो हैं, जो रूलिंग क्लास है स्पेशली, वो ये बोलती आ रही है कि हर 3 महीने बाद महंगाई कम हो जाएगी। फिर आपको याद होगा 6 महीने बाद महंगाई कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो वो अगले 3 महीने का टारगेट देते हैं, फिर वो 6 महीने का टारगेट देते हैं। और आपके ही शो पर मैंने भी कई बार कहा है अभिज्ञान जी कि 15 दिन से ज्यादा नहीं चाहिए अगर देश में महंगाई रोकनी हो। हाँ, मैं जानता हूं देवेंद्र शर्मा, आपने कैटेगोरिकली बात कही कि 15 दिन से ज्यादा नहीं चाहिए सरकारों को एक्चुअली इफेक्टिवली कारगर तरीके से महंगाई कम करने के लिए। देवेंद्र, उसका कारण यह है कि देखिए, कहीं ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट एक मैसेज देते हैं कि डिमांड सप्लाई कंस्ट्रेंट है। मैंने हर बार कहा है कि कभी ना कभी ठीक है सीजनल वेरिएशन होती है, पर अक्सर डिमांड में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, लेकिन सप्लाई में कभी प्रॉब्लम नहीं आया पिछले कई सालों से। अगर आप देख लें, इवन जब सूखा पड़ा था तब भी हमारे यहां पर जो सप्लाई थी वो काफी बिल्कुल ठीक आ रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है क्यों ये बीच में ये प्रॉब्लम आता है, इसको समझने की कभी कोशिश नहीं की, कि कभी उन्होंने अर्जेंसी महसूस नहीं की। और यही रिजल्ट है कि आप देखते हैं कि जो क्राइसिस है उनके सामने आज ऐसा खड़ा हो गया आके, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट करें कि ना करें या इंपोर्ट करें कि ना करें। और आपने जो लड़ी समझाई थी उसमें एक मैं और ऐड कर दूं कि जो 2010 में जो प्राइसेस बढ़े थे, जब फिनोमिनल प्राइस राइज हुआ था अनियन का, प्याज का, उस समय जो कारण था पॉलिटिकल वो ये था कि एफडीआई रिटेल को भी आने की बहुत जस्टिफिकेशन हो रही थी। तो ये प्याज भी उसमें काम आया कि ये कहने के लिए देखिए ये प्याज के दाम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि बिचौलिए बहुत सारे हैं, अगर बिचौलिए ना होते तो प्याज की कीमत कम होती। ये सब आर्गुमेंट्स आए, बैक एंड स्टोरेज नहीं है, बैक एंड फैसिलिटीज नहीं है। और उसी समय आनंद शर्मा जी ने एक ऐसा उसका वॉर रूम गठन भी किया और उसके बीच में जाके वो सब मंत्रियों से मिले कि हम एफडीआई रिटेल कैसे जल्दी ले आए। तो ये बड़ा स्पष्ट था कि एफडीआई रिटेल लाने के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। प्याज का प्राइसेस का ये कि जो इन्फ्लेशन हुआ था ये करवाया गया था, मैं नहीं जानता, लेकिन ये हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्याज की जो पॉलिटिक्स है बहुत विचित्र है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम प्रोडक्शन से है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की जरूरत है। अभी भी रिपोर्ट्स जो कहती हैं वो ये कहती हैं कि 4% प्रोडक्शन शॉर्टफॉल हुआ है और ये कोई कारण नहीं है कि वे 100% से ज्यादा प्राइसेस जो है वो जूम कर जाएं। 4% जो आग लगी पड़ी है ये कोई कारण नहीं है। उसके आधार पर इस मुल्क में प्याज की कीमतें इतनी बढ़ती चली जा रही है। सोमपाल शास्त्री, उसके बाद में मोहम्मद सलीम साहब को पूरा समय दूंगा। ये क्या प्याज की पॉलिटिक्स समझ पाते हैं हमारे आज के नेता? ये तो बहुत पुरानी है। जी अभिज्ञान जी, वास्तविकता यह है कि आज का जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको जिसे गवर्नेंस शब्द कहते हैं अंग्रेजी में, शासन की गुणवत्ता या शासन को दुरुस्त करने की बात, उसके लिए समय बचा नहीं। या तो वो निरर्थक और उबाऊ कर्मकांडों में, फीते काटने में, अनावश्यक बयान देने में, बैठकें करने में, जलसे करने में, प्रेस को एड्रेस करने में, इसमें समय बर्बाद करता है, या दूसरी जो षड्यंत्र होते हैं भ्रष्टाचार के किस तरह से किया जाए, उनको सुशासन करने की तो फुर्सत नहीं है, उनकी इसमें रुचि नहीं है। जहां तक प्याज का सवाल है, माफ कीजिए, आप सारे लोग इस सारी स्थिति को ज्यादा सरलीकरण कह के, ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करके बात कर रहे हैं। ये बात निश्चित है कि प्याज एक प्रतीकात्मक चीज है, एक मुख्य लक्षण है, क्योंकि ये गरीब आदमी का भोजन था और अब जिस दाम पर ये चली गई, अमीर को भी उसके ऊपर खर्च करने में जोर पड़ता है। ये बात सही है कि वो एक लक्षणात्मक चीज है, संकेतात्मक चीज है, एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है महंगाई का और गरीबी का। और आम आदमी को जब इसकी चोट लगती है, दर्द होता है, क्योंकि अमीर को तो कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं, उसका तो कई जगह तो ऐसा 1% भी उसकी आय का खर्च नहीं खाद्यान्न पर होता। गरीब को निश्चित रूप से चोट लगती है। परंतु दूसरी बात यह है कि इसका जो है दामों को ठीक एक नियमित उसमें रखा जाए, नियंत्रित सीमा में रखा जाए, नीचे जाने से भी और ऊपर जाने से भी। 2010 की बात है, मैं एक बार माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलने गया, तो मेरी रुचि जानकर कृषि और इन चीजों में बैठते ही बोले कि मैं कृषि उत्पादन और दामों के बारे में बहुत चिंतित हूं। मैंने उस समय कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, चिंता तो सभी व्यक्त करते हैं पर करता कोई कुछ नहीं है। और मैंने उदाहरण दिया था अरहर की दाल का
अरहर की दाल का, अरहर का दाम किसान को 2800 से 3000 रुपया दिया था उस वर्ष, और दाल के दाम पहुंच गए थे 105 रुपया। यानी आप 20% मार्कअप करें, 40 करें, 50 करें, ये 3 गुना 4 गुना कैसे हो गया? तो इसमें जो हमारे पास प्रशासनिक व्यवस्था है, आवश्यक जिन्स कानून, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत, वो कह रहे थे दिसंबर तक दाम गिरेंगे। मुझे पूछा कब तक, मैंने कहा साहब कल सुबह गिर सकते हैं। तो वो सोचे कि पता नहीं कैसे ऐसा फ्लूक स्टेटमेंट मार रहा है। तो मैंने कहा सर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हाँ जी आप कह दीजिए कि जो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है उससे 50% से ऊपर अगर दाल बिकेगी तो वो दंडनीय अपराध होगा, कल सुबह दाम गिर जाएंगे। तो कैसे बढ़ा दिया आपने? जब किसान से 28 में 30 में खरीदी तो 105 कैसे हो गई? तो अभी कहने का अर्थ यह है कि नेफेड को आज इन्होंने इजाजत दी थी, 2-3 महीने से ये लक्षण प्रकट हो रहे थे कि दाम बढ़ सकते हैं। तो यह प्रशासनिक और आयात निर्यात का जो नियंत्रण है उसको समय रहते करते तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। पर फुर्सत थोड़ा है, यहाँ तो किसी भी आपत्ति को, विपत्ति को बढ़ने दिया जाता है। क्राइसिस जब ब्लो हो जाता है, अनमैनेजेबल हो जाता है, तब फायर फाइटिंग का काम सरकार शुरू करती है। ये एक आम प्रवृत्ति बन गई सरकार की। ठीक है मोहम्मद सलीम साहब, इसीलिए और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि मैं अखिलेश जी को पूरा समय दूंगा कांग्रेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोई वे आउट है? पॉलिटिकल पार्टीज ने कीमत अदा की है प्याज की, ये सब जानते हैं। कोई अभिज्ञान प्रकाश के प्रोग्राम में पुराने इतिहास को बताने की जरूरत नहीं है। लोग सियासत से बहुत लंबे समय से जुड़े और जानते हैं कि इसका नुकसान हो सकता है, फिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? पॉलिटिकल क्लास में ऐसे लोग भी हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। अगर कोई नुकसान भुगतता है तो कुछ लोग उसमें फायदे भी देखते हैं। महंगाई का मतलब दोहरी मार है। अगर जनता को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है तो कुछ लोगों को तो फायदे हो रहे हैं, और सरकार में सत्ता में बैठकर अगर वो उनकी सेवा करते हैं कि किस तरह से मुनाफा बढ़ाया जाए, तो चाहे वो वायदे कारोबार के नाम पर हो, चाहे वो मार्केटिंग में जैसे छूट पूरे दिया गया, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, या तो समय पर निर्णय न लेना भी एक हिस्से को फायदा पहुंचाना है। और गरीब जनता इसलिए मार खा रही है, चाहे वो सत्तू खाए, चाहे वो रोटी खाए सूखा, चाहे वो बासी भात खाए, उसको प्याज की जरूरत है। लिट्टी चोखा के लिए भी प्याज की जरूरत है। तो इसलिए वो उसकी जब महंगाई इस तरह से बढ़ रही है बेतहाशा, आजादी के पहले दिन आप ये देख रहे हैं, हमें गाना लगाकर देश प्रेम जगाने के लिए कहा जाता है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। अभी वो गाने की जरूरत नहीं है, प्याज की कीमत सुनने से ही वो खरीद के काटना भी नहीं पड़ेगा, आंख में आंसू आ रहा है। तो सरकार को क्या मालूम नहीं है? लेकिन आप देखोगे इसी तरह से जब भी हर एक दौर में कभी चीनी का कीमत, कभी दाल की कीमत, कभी तेल की कीमत इस तरह से बेतहाशा बढ़ता है, तो वो कुछ रुपए इकट्ठा होते हैं। जैसे कुछ जखीरेबाज वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल क्लास के लोगों के हाथ में भी ये फैसला न लेने की वजह से और मौका देने की वजह से कुछ पैसा आता है, इकट्ठा होता है, जो चुनाव में वो बांटते हैं। और इसलिए महंगाई का सीधा सीधा संपर्क भ्रष्टाचार के साथ भी जुड़ा हुआ है। और ये भी एक भ्रष्टाचार का तरीका है। जिस तरह से भ्रष्टाचार सरकारी पैसे का गमन किया जाता है, महंगाई के जरिए गरीब जनता से पैसा इकट्ठा करके कुछ लोगों के पॉकेट भरा जा रहा है। अखिलेश यादव सिंह, क्या आपकी गवर्नमेंट या कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा, उसको मेरे किसी कार्यक्रम को देखकर जानने की तो आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार के कितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझेगी कि एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है इंडियन पॉलिटिक्स में, आप सियासत से बहुत लंबे वक्त से जुड़े, जहां प्याज ने वाकई रुला दिया है नेताओं को और नेतागिरी को। अभिज्ञान जी, ये फैक्ट है कि जितना यूज हर किसी के घर में प्याज होता है, उतना शायद संभवतः कोई दूसरा चीज यूज नहीं होता है खाद्यान्नों में। चाहे वो दूध का भी उतना यूज नहीं होता जितना प्याज का होता है। और इससे हर कोई कंसर्न है, जो आपने कहा कि इससे पता लगता है कि क्या रेट चल रहा है, कैसे रेट चल रहा है। इसका ये भी कह देना कि लोगों को संज्ञान नहीं है, संज्ञान है। लेकिन चक्कर क्या है हमारे देश में, जो हमारा देश का मार्केट है वो अपने आप हर चीजों से गवर्न कर लेता है। जहां डिमांड सप्लाई होती है, करती रहती है। जब थोड़ा ज्यादा शोर मचता है तब हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है। अब इसमें क्या है, जैसे प्याज है तो अगर उपज पैदावार हुई है ठीक, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो रहा है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं बढ़ रही है, और चौथा हमारा जो है ये जमाखोरी नहीं हो रही है, तो दाम कंट्रोल होने चाहिए। तो उपज पैदावार पूरी हुई है,
थोड़ा बहुत अगर एक्सपोर्ट हो रहा तो इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत कम दाम आ गए थे, किसानों के भाव नहीं मिल रहे थे। 3-4 महीने पहले किसान ऐसे पूरा नासिक में प्याज चढ़ा रहे थे, फेंक रहे थे। अब ये मौसम ऐसा होता है कि थोड़ा सा असर ट्रांसपोर्टेशन की कारण भी बढ़ता है, बरसात के रीजन से कारण। जो मेजर इशू है इसमें वो ये है कि ब्लैक मार्केटिंग। जब किसान के पास से कोई चीज बिचौलिए के पास आता है तो उसके दाम बढ़ने लग जाते हैं। जब तक किसान के पास रहता है तब तक किसी भी ग्रेन्स के, किसी भी प्रोडक्ट के दाम उतने नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उसके पास है। अब यहीं से शुरू होता है लॉ। जो ईसी एक्ट है वो स्टेट सरकारों के पास है। वो जगती देर है। क्यों देर में जगती हैं, क्यों 10 दिन इंतजार करती हैं? क्योंकि गोदामों में है, थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, लेकिन वो इतना ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकती वो ट्रांसपोर्टेशन। ये जमाखोरी है और इस जमाखोरी को हम लोग इस तरह इंतजार करते हैं कि हमारा बाजार अपने आप को जहां कम जाते हैं वो सप्लाई डिमांड कर लेता है। लेकिन सरकारों को तत्काल जगना चाहिए। जो स्टेट सरकार हैं, अगर वो उनके पास सूचियां होती हैं कौन आड़ती कितना रखा है, क्यों स्लो निकाल रहा है, जितनी डिमांड है उससे कम सप्लाई वो अपने गोदाम से क्यों कर रहा है, इन सब चीजों को अगर मॉनिटर किया जाए तो काफी हद तक ये सीजन महंगा होने का होता है सब्जियों का और प्याज का, क्योंकि इस समय कोई खेत में सब्जी नहीं उगती है। जो जून की सब्जी होती है वो थोड़ी बहुत आती है, वो 2-3-4 सब्जियां हैं। जाड़ों की सब्जियां इस समय लगाई जाती हैं, तो थोड़ा सा महंगाई का होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। उसे करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि सरकारें जरूर चेत रही होंगी, जल्द से जल्द कुछ करेंगी, नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ठीक है, आपको बहुत इत्मीनान से मैंने सुना, कोई भी मेरी तरफ से इंटरप्शन नहीं था। क्या अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सर्वोच्च अदालत कहती है कि अनाज पड़ा सड़ रहा है, लोगों में बांट दो। ठीक है, ये देश की सर्वोच्च अदालत करे, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी आपने, मैं पीडीएस पर भी बहुत कार्यक्रम कर चुका हूं, स्टेट्स का उदाहरण दिया था। जब आप स्टेट्स का उदाहरण देते तो ऐसा उदाहरण नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें नहीं है स्टेट की, मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में नहीं जाऊंगा। एक लार्जर सिस्टम है, एक लार्जर फेलियर है। 4%, देवेंद्र शर्मा ने भी पॉइंट आउट किया कि महज 4% प्रोडक्शन में ड्रॉप है। आप कौन से इस हिसाब से चल रहे हैं कि इतने कम समय में इस तरह का राइज हो जाता है? मतलब आज तक कोई भी एक्सप्लेनेशन पूरे तौर पर नहीं दिया जा सका है कि अगर गोदाम में अनाज सड़ रहा हो, अगर किसी भी कमोडिटी का ओवर प्रोडक्शन हो, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे। हाँ बोलिए अखिलेश जी। अभिज्ञान जी, हाँ अभिज्ञान जी, जो पहला आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, हमारे पास खाद्यान्नों की कमी नहीं है। हाँ, ये इसलिए नहीं भूखे लोग मर रहे हैं कि खाद्यान्न कम है। हाँ। भूखे इसलिए लोग सो रहे हैं कि उन तक खाद्यान्न पहुंच नहीं रहा है। हमारा जो सिस्टम है, जिन प्रदेशों में सिस्टम अच्छा है, इतना ही खाद्यान्न से सफिशिएंट है जितना निकाला जाता है उनके लिए। तो वहां पर जहां पर सिस्टम ठीक है वहां पर खाद्यान्न उन तक पहुंच रहा है। दूसरी बात, जो इस चीज की बात आपने की, यहां पे भी अगर सप्लाई एक्सपोर्ट का कुछ ज्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब ये अगर 2-4-5 दिन में, 8 दिन में ये चीजें नीचे नहीं आती हैं तो इसे हम व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं आपसे कि ये लापरवाही ही होगी। क्योंकि आप सरकारों के अधिकार में है कि जो डिमांड सप्लाई है, अगर हमारे गोदामों में चीजें हैं, ये पीडीएस सिस्टम से नहीं बन रहा है कि जिसमें करप्शन है और दूसरे जो दुकानदार हैं या सरकारें हैं। अखिलेश जी, मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा, मैं बहुत इत्मीनान से आऊंगा और आपसे सवाल पूछूंगा। यहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो मुझसे कई ज्यादा जानकारी रखते हैं। हम एक ऐसे समय पर एक ऐसे बैकड्रॉप पे बात करें, मोहम्मद सलीम साहब कुछ कहना चाहते हैं। जब इस मुल्क में आप फूड सिक्योरिटी बिल लाने की बात कर रहे हैं, या तो आप इस मुल्क में इस डिबेट को आप करा लीजिए कि क्या इस मुल्क के पीडीएस सिस्टम्स क्रैकअप कर चुके हैं, और अगर फूड सिक्योरिटी बिल आएगा इस मुल्क में जहां प्याज जो है वो हवाई कीमत तक चला जाता है, तो किसको क्या मिलने वाला है? क्या इस मुल्क में एक ऑनेस्ट डिबेट होगी इस सब्जेक्ट पर? मैं इस पॉइंट पर आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में थोड़े किस्से कहानियों के माध्यम से ही सही समझाया कि प्याज क्या, कैसे, कब कर सकता है पॉलिटिकल क्लास के साथ। और वो इसलिए प्याज कर सकता है क्योंकि आप करवाते हैं, आप वो ताकत देते हैं, आप प्याज के बढ़े हुए दामों का
दर्द महसूस करते हैं। प्याज की कीमत, ये मैं बता रहा हूं, ये प्याज का मूल मंत्र है। मैंने एक रिसर्च में, एक इकोनॉमिस्ट के अंग्रेजी में लिखे शब्दों को हिंदी में अनुवादित करके आपके लिए रखा है कि प्याज की कीमत अपने देश में महंगाई और साथ ही हमारे नेताओं की काबिलियत का भी पैमाना तय करती है। और इन नेताओं में याद रखिएगा, मौजूदा प्रधानमंत्री से लेकर 1998 के प्रधानमंत्री तक शामिल है। तो इस बात को याद रखिएगा। मैं वापस आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो प्याज का मसला है, जरा इसको गंभीरता से लीजिए, इस पॉइंट को समझिए कि मतलब इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी बिल पर बहस हो रही है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर लोगों तक अनाज इकट्ठा है तो पहुंच नहीं रहा है, पीडीएस सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, स्टेट्स में प्रॉब्लम, तो फिर आप क्या जल्दीबाजी कर रहे हैं? प्याज कि जब भी कीमतें बढ़ी हैं, मैं थोड़ा सरल तरीके से, प्रवीण झा, देवेंद्र शर्मा मेरे साथ मौजूद है, थोड़ा सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे 1998 की घटना मैं आपको बताता हूं। 1998 में जो शॉर्टेज थी प्याज की दिल्ली में, उसकी वजह से कीमतें जो है वो आसमान पर चली गई प्याज की, और बीजेपी की सरकार चली गई दिल्ली से। तो ये क्लासिकल केस है मिसमैनेजमेंट का, भले वो ये सरकार हो या पहले की सरकार हो। प्रवीण, अभी तक जो आपने बातें सुनी, क्या कोई हम प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं ले सकते? लेना नहीं चाहते हैं। दो कारण है, उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर हम तमाम सरकार को देखें, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जिसकी भी रही हो, वो एक जो एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, उसके बारे में जो गंभीर सोच होनी चाहिए, उसका अभाव हमेशा से रहा है, खास करके पिछले 20-22 वर्षों में जो हम देखते हैं। उसके अलावा जो नीतियों में परिवर्तन हुआ है, मसलन जैसे सलीम साहब ने कहा कि जो वायदा कारोबार वाली जो चीज है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसका आप इस्तेमाल ना करें। और सबसे जो बड़ी समस्या है कि पीडीएस की तो हमने ऐसी तैसी करके रख दी है, जो एक आपके पास सबसे बड़ा एक ढांचा है जिसके माध्यम से जब भी कोई ऐसी गंभीर समस्या आती है, उसको आप एड्रेस करना नहीं चाहते। आपने ऐसी तैसी करके रखी, और फूड सिक्योरिटी बिल जैसे आएगा तो हर गरीब के पेट में खाना पहुंच जाएगा, जबकि पीडीएस को सुधार आप आज तक नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरी ये मिली जुली चीजें हैं कि एक जो आधारभूत ढांचा होना चाहिए, उसको आपने सिस्टमैटिकली कमजोर किया, बर्बाद किया। उसके अलावा जो नीतियों में परिवर्तन आया है, उसको देखने की आवश्यकता है। दूसरा, आप चलिए अगर वो सब एड्रेस नहीं भी करना चाहते हैं, एक नी जर्क रिएक्शन के तहत भी जो आपकी एक पॉलिसीज होनी चाहिए कि भाई हम देख रहे हैं कि समस्या आने वाली है, हम क्या करें अभी, तो आप रिएक्ट कैसे करें? आप कैसे करें? आप करना ही नहीं चाहते हैं। जो सोमपाल जी कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री साहब से मिले और उन्होंने कहा कि आप कल ला सकते हैं, या देवेंद्र जी जैसे कहा कि भाई 15 दिन के भीतर आप इन कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो टूल्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो अगर इन सबको मिला के देखें, और वहीं पे जो सलीम साहब वाली बात थी कि शायद कहीं ना कहीं उसकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो आपको काफी पसंद है, जिसके बारे में आप चर्चा करते रहते हैं, उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है। आज के हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को पूरी तरह से अलग करके नहीं देखते। देवेंद्र शर्मा, फिर रास्ता क्या है? क्योंकि आप इस तरह की स्थिति में आकर आज बैठ गए हैं कि प्याज की कीमतें, जैसे मैंने लोगों को सरलता से समझाने की कोशिश करा कि जब भी शॉर्टेज होगी या सप्लाई लाइन या सप्लाई चेन से दिक्कत आएगी, इसकी कीमतें ऊपर जाएगी। ये बात मेरे जैसे किसी मूर्ख को भी समझ में आती है। ये क्या सरकार के बैठे मंत्रियों को नहीं समझ में आ रही है? देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूं आपसे कि ये मार्केट इकोनॉमी का ये फिनोमेना है, और एक सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं लेके आएंगे जो मार्केट के विरोधाभास में जाए। उनका कहना यह है कि मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ।
जो मेरा मानना है, मैं शुरू से कहता हूं कि मार्केट्स नेवर करेक्ट इटसेल्फ, मार्केट्स को करेक्ट किया जाता है। मार्केट कोई मौसम नहीं है जो अपने आप ठीक हो जाता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात है कि हम ये प्याज और सब्जियों की जब बात होती है तो हम देश में महंगाई की बात करते हैं और सब जगह डिस्कशंस भी होते हैं, लेकिन ये फिनोमेना जो है ये इट कट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। अगर आप देखें इस साल कितनी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं इस देश में, ये भी देखना पड़ेगा आपको। इस साल अगर आप देखें हम एपीएमसी को ब्लेम करते हैं कि भाई कुछ एक कार्टलाइजेशन जो होती है प्याज के कारण, प्याज के सेक्टर में भी हुई है। 5 और 6 परिवार हैं जो सारे सेक्टर को कंट्रोल करते हैं और वही सारी चेन को भी कंट्रोल करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्राइस बढ़ा जाए, कितना बढ़ाया जाए। और एक ही दिन में अगर 10 रुपए कीमत बढ़ती है तो करोड़ों का कारोबार जो है, करोड़ों का उनको मुनाफा हो जाता है। एक बात तो यह है। दूसरा देखिए, ये सिर्फ इसी सेक्टर को ब्लेम मत करिए, आप हवाई जहाज को देखिए। हवाई जहाज में तो अगर आप 3 बार इंटरनेट पे जाके टिकट पे किसी पे क्लिक करते हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं उसकी। मुझे समझ नहीं आता कि वहां क्यों हो रहा, वहां तो एपीएमसी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सब जगह मार्केट इकोनॉमी का मतलब शायद यही है कि प्राइसेस बढ़ाए जाए। मकानों की कीमतें बढ़ी हैं तो कभी किसने महंगाई की बात नहीं की। 400, 500, 600 की कोशिश कर रहा हूं, हवाई जहाज का टिकट ट्राई कर रहा हूं। आज तक ये है कि रेल का टिकट इस मुल्क में रेलवे बजट के साथ बढ़ता है, हवाई जहाज का टिकट घंटों के साथ बढ़ सकता है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है हवाई जहाज का टिकट। तो आप कह रहे हैं कि मतलब इसी प्रैक्टिस पर ये प्याज के साथ भी खेलते। जी हाँ देवेंद्र प्लीज। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें सारी बात यह है कि ये एक तो कोशिश है सरकार की कि मार्केट मैसेज जो है मार्केट इकोनॉमी का, उसको ना कोई गलत मैसेज जाए या कोई गलत सिग्नल ना जाए, तो इसलिए वो सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर करना चाहे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा है, आपके पास ऐसे पड़े हैं कि आप 2 दिन में क्रैकडाउन करें तो आप देखेंगे कि सारी ट्रेड जो है वो अपने लाइन पर आ जाती है। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब चीनी के दाम पड़े थे तो मध्य प्रदेश सरकार ने 3 दिन में ऐसा एक्शन लिया था कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की चीनी जो है बाहर आ गई थी और दाम कम हुए थे। उसके बाद वो भी बंद हो गए क्योंकि टेलीविजन ने ही कहना शुरू कर दिया कि ये जो है हॉट कमोडिटीज हैं, इनको मत डिस्टर्ब करिए, ये बिजनेस के खिलाफ है, ये ट्रेड के खिलाफ है। कहीं ना कहीं हमारी जो सारी इकोनॉमिक थिंकिंग है उसको हमें बदलना होगा, वरना ये इस तरीके से मार्केट इकोनॉमी में हमें रहना सीखना पड़ेगा। सोमपाल शास्त्री जी, जो देवेंद्र कह रहे हैं मार्केट इकोनॉमी में हमें रहना सीखना होगा अनटिल अनलेस हम अपनी सोच बदलने के लिए तैयार है। आपने शुरुआत में कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले, कोई कुछ करना चाहता ही नहीं, तो इसका मतलब तो सोच तो वही है, कोई कुछ करना नहीं चाहता। माननीय अभिज्ञान जी, मैं एक और दूसरी टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री जी की उसी चर्चा सत्र में जो उन्होंने की थी उसको दोहराना चाहूंगा जी। जब ये बात हुई मार्केट इकोनॉमी की तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही कि सोमपाल देखो, भारत की व्यवस्था ऐसी है कि इसमें प्रत्येक पक्ष को, प्रत्येक चीज को आप मार्केट के सहारे, बाजार के सहारे नहीं छोड़ सकते। इसमें सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है क्योंकि खेती की जो समस्या है वो सीधे सीधे मौसम पर निर्भर करती है। कभी वर्षा बिल्कुल नहीं होती, कभी अधिक हो जाती है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी बीमारी भी आ जाती है फसल में। इन कारणों से कम ज्यादा होना और खासतौर से जिनको पेरिशेबल कमोडिटीज कहा जाता है, जिसमें प्याज भी सम्मिलित है, उसमें इस तरह के उतार चढ़ाव होने अवश्यंभावी हैं। परंतु सवाल यह है कि उसके लिए आप व्यवस्था क्या कर रहे हैं, और व्यवस्था जो है वो 2 प्रकार की अभिज्ञान जी होनी जरूरी है। एक तो उसका दीर्घकालीन प्रबंध जिससे उत्पादन, जनसंख्या और उपभोग के बढ़ने के साथ सतत लगातार बढ़ता रहे, उसकी गुणवत्ता बढ़ती रहे, और अंततः फसल समता मूल्य जिसको इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी या बैलेंस कहते हैं, उसके माध्यम से सारे कृषि के उत्पादन का स्वरूप भी स्थिर या इतना एक मैनेजेबल बैंड में रहे कि बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस किसी एक कमोडिटी में नहीं हो। और तीसरी बात कि जो आपातकालीन व्यवस्था है या अल्पकालीन व्यवस्था है कि आकस्मिक अभाव हो गया, उसको पहले से भांप लेना, उसके प्रति सेंसिटिव और संवेदनशील होना और उसका समय रहते प्रबंध कर देना, जिसकी हमारे पास वैधानिक शक्तियां आवश्यक जिन्स कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अब पिछले आप 22 वर्ष के बजट अगर मैं टोटल करता हूं तो 4 से 4.5 लाख करोड़ आपने टेलीफोन की व्यवस्था में लगाए। हाँ। और सिंचाई में कुल 20,000 करोड़, तो आप कहां गंभीर हैं उत्पादन बढ़ाने में खेती का? मोहम्मद सलीम, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिर क्या हो सकता है?
उसके बाद मैं आखिरी बात करूंगा अखिलेश प्रताप सिंह जी से। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फिर क्या सकता है? सोमपाल जी जहां खत्म किए हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में पहला हमारे उत्पादन बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाना पड़ेगा। सरकार उसमें बिल्कुल नजर नहीं डाल रही है, चाहे वो सिंचाई का प्रबंध हो, चाहे वो खेती के लिए बीज का सवाल हो, चाहे ट्रेनिंग का सवाल हो, और चाहे वो मार्केट के साथ उनका लिंकेज का सवाल हो, सरकार गांव के साथ शहर को जोड़ने का मामला हो। इन तमाम सवाल में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है सरकार, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स कहती है, सरकार उसके ऊपर ध्यान दे रही है। और जो हमारे किसान और गांव और खेती के साथ जुड़े हुए हैं, वो सरकार नहीं लेती अपने संज्ञान में। ठीक है, वो सरकार, वो पॉइंट सरकार, अखिलेश जी, जो बात सोमपाल शास्त्री जी कह रहे हैं, मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं, देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं, प्रवीण झा कह रहे हैं, पॉइंट ये है कि इनको फिर एड्रेस क्यों नहीं किया जाता? अल्टीमेटली मैं जाते मेरे पास कम समय, अखिलेश जी आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि मैंने ये उदाहरण इस कार्यक्रम में इसलिए रखे थे कि ये जान लीजिए कि 1998 की भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल नुकसान कितना सहा है। क्या आप उस तरह का पॉलिटिकल नुकसान सहने के लिए तैयार है प्याज के दर्द पर? अभिज्ञान जी, पहले आपने एक शंका व्यक्त की कि जो फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है, अगर पीडीएस सिस्टम इतना ही खराब है तो ये फूड सिक्योरिटी बिल का क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताऊं कि आपकी शंका को देखते हुए फूड सिक्योरिटी बिल को ये पता है बनाने वालों को कि इसकी ये समस्या है, इसलिए इसमें इस तरह से मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि ये पीडीएस सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट हो और फुल प्रूफ हो। इसमें सोशल ऑडिटिंग से लेकर के पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट तमाम चीजें हैं, इसको फुल प्रूफ किया गया है, तो इसलिए पीडीएफ सिस्टम बेहतर होगा। दूसरी बात, जो ईसी एक्ट है, बहुत से रीजनल पार्टियां या लोकल गवर्नमेंट से जो है ईसी एक्ट को अपने मैनिफेस्टो में कहती हैं हम इसे लागू नहीं करेंगे, हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो एक प्रॉब्लम कुछ स्टेट गवर्नमेंट को ये भी होती है। तीसरी बात, हमारा जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या जो हमारा जमीन से जो भी मिनरल्स निकलता है, उसकी लागत के अनुरूप हिंदुस्तान में, दुनिया में तो बहुत जगह फ्री है, लेकिन हिंदुस्तान में गवर्नमेंट तय करती है, हर बात तय करती है, चाहे वो गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, जो चीज हो। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी किसी भी रेट पे किसी चीज को अब निर्धारण करके मार्केट कर सकता है। गवर्नमेंट का नियंत्रण है। अब इसके बावजूद अब आता है कि गवर्नमेंट को ये वॉच रखना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अखिलेश जी, आज की बहस के लिए मेरे पास सिर्फ इतना समय था, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि घूम घूम कर बहस आती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। दर्द सबको होता है प्याज का, सिर्फ यही बात मैं कहकर ये प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। ये मत भूलिएगा कि कोई स्टेट गवर्नमेंट गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट बच गई है, जब प्याज का दर्द उन्हें महसूस हुआ है। फिलहाल नमस्कार।